बच्चों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर कृषि कार्य यहाँ गांव में किया जाता है। आप भी कभी न कभी गांव गए होंगे और वहाँ खेतों में लहलाते हुए फसल और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद जरूर लिए होंगे। आज के वीडियो में हम एक ऐसी कविता का अध्ययन करने वाले हैं जिसमें कवि ने खेतों में लहलाते फसल व आसपास की प्राकृतिक सुंदरता पर मुग्ध होकर उसका वर्णन किया है। इस कविता की खास बात यह है कि इसमें प्राकृतिक दृश्य का मानवीकरण किया गया है। आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन भी तुरंत दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो अब शुरू करते हैं हम कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना, इस कविता में यहाँ आप जो देख रहे हैं चंद्रगहना एक गांव का नाम है और लौटती बेर, बेर का मतलब है समय। तो जो कवि केदारनाथ अग्रवाल है एक बार चंद्रगहना गांव में गए थे, तो वहां से लौटते समय उन्होंने वहां जो दृश्य देखा उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ने से पहले केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं उनका जीवन परिचय। यहाँ पे है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में सन 1911 में हुआ। पेशे से ये वकील रहे और केदारनाथ का तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा। ये प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यहाँ पे आप इसे याद रखिए क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्राकृतिक सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य विषय रहा है। अब उनकी रचनाएं इसमें है, नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार तथा कहे केदार खरी खरी। तो ये इनकी काव्य कृतियां हैं। इनकी काव्य कृतियां भी याद रखिए क्योंकि इनमें से इनकी काव्य कृतियां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका सम्मान भी आप याद रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कविता। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है, देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठींगना चना। तो जैसे मैंने पहले बताया, केदारनाथ अग्रवाल जी जो कवि हैं वो एक बार गांव गए थे। कौन से गांव? चंद्रगहना गांव। तो चंद्रगहना गांव से लौटते समय वो वहाँ खेत की मेड़ पे बैठ गए। अब खेत की मेड़, आप जैसे मैंने पहले कहा, कभी ना कभी एक बार आप गांव गए होंगे तो खेत जरूर गए होंगे। खेत में जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है थोड़ा ऊंचा मिट्टी का ही रहता है, जिसे पगडंडी भी कह सकते हैं। तो उसे हम खेत की मेड़ कहते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल जब चंद्रगहना गाँव गए थे तो वहाँ से लौटते समय वो वहाँ पे खेत की मेड़ पे अकेले बैठ गए। तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, जो चीज़ देखा उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है। वो आगे क्या बोल रहे हैं, एक बीते के बराबर यह हरा ठींगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। एक बीता जो हम हथेली से नापते हैं ना, जिसे एक बलिशत कहते हैं, वो एक बीता है। तो कह रहे हैं कि वहाँ उन्होंने फसल देखी है खेत में, किस चीज़ की? चना की। तो यहाँ पे बोले हैं कि जो चना का पौधा होता है, यह हरा ठींगना चना, ठींगना का मतलब है बौना, छोटा, जिसका कद छोटा होता है उसे ठींगना कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक बीते के बराबर ये हरा रंग का चना, बौना चना, वो कैसे दिख रहा है? बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। मुरैठा का मतलब होता है पगड़ी और शीश का मतलब होता है सिर। छोटे गुलाबी फूल, आपने देखा होगा चना का पौधा में गुलाबी रंग का फूल खिलता है। तो चने के फसल को देख के यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि एक बीते के बराबर ये छोटे कद का जो चना है उसको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वो गुलाबी रंग का अपने शीश पर, मतलब सिर पर पगड़ी बांधकर खड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पहले बताया कि यहाँ पे जितने भी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है उसकी खास बात यह है कि उसका मानवीकरण हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि चना अपने सिर पर पगड़ी बांधकर खड़ा है। तो सिर पर पगड़ी बांधकर मनुष्य खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चना के पौधे को कहा है। तो यही है, यहाँ पे मानवीकरण किया गया है।
तो उसी तरह से यहाँ आगे और क्या कह रहे हैं, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूध हृदय का दान उसको। अब उन्होंने वहाँ पे चना का पौधा तो देखा, तो चना के पौधे के बारे में उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है और कल्पना किया उसको देखते हुए, है ना, जो मैंने यहाँ पे बात बताई। उसके बाद वहाँ क्या बोल रहे हैं कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। तो चना के जो पौधे हैं उसके बीच में ही दूसरा पौधा है, कौन सा, अलसी। तो ये जो है एक तिलहन पौधा है, आपने देखा भी होगा, अलसी हठीली। हठीली कहा है कवि ने, हठीली का मतलब होता है जिद्दी। तो यहाँ पे बोला है कि बीच में अलसी हठीली, की चने के जो खेत हैं उसके बीच में अलसी का पौधा भी उगा हुआ है ना। यहाँ पे अलसी को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है कि ये उगी हुई है, और वो किस तरह से है, जिद्दी है, क्योंकि बीच बीच में उगी हुई है, इसलिए यहाँ पे कवि ने उसको जिद्दी कहा है, हठीली कहा है। इसे भी आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इस कविता को आप इसका अर्थ को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, इसलिए इसकी हर लाइन को आप बारीकी से ध्यान दीजिए। देह की पतली कमर की है लचीली, और क्या कह रहे हैं, उसका शरीर, देह का मतलब होता है शरीर, देह कैसा है, पतला है, कमर क्या है, लचीला, फ्लेक्सिबल जिसे कहा जाता है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तो जो अलसी के पौधे होते हैं उसमें नीले कलर का फूल होता है, आप कभी देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अलसी का पौधा होता है वो नीले कलर का फूल होता है उसमें। तो कह रहे हैं कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि अलसी जो है बीच बीच में उगी हुई है चने के पौधों के बीच में, और वो एक जिद्दी है, और उसका जो देह की वो पतली है, उसकी कमर लचीली है, और अपने सिर पे वो नीले फूल को चढ़ा के कह रही है कि जो भी इस फूल को छुएगा, मतलब जो मेरे फूल को छुएगा, तो उसे मैं अपने हृदय को दान कर दूंगी। तो इस तरह से केदारनाथ अग्रवाल जी जो कवि हैं वो चने की फसल को और साथ में अलसी की फसल को देख के कल्पना कर रहे हैं, और यहाँ पे भी अलसी के पौधे में भी मानवीकरण हुआ है। उनको कहा है ना उस पौधे को कि उसकी देह जो है पतली है, कमर जो है लचीली है, और नीले फूल को अपने सिर पे चढ़ा रही है, मतलब ऊपर में खिले हुए हैं फूल, तो उसे वो कह रहे हैं कि जो भी इस फूल को छुएगा तो मैं अपने हृदय का दान उसे कर दूंगी। अब कवि आगे कहते हैं, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। तो आपने देखा कि कवि ने चना के फसल को देख के, अलसी के फसल को देख के अपनी कल्पनाओं का वर्णन किया है। अब क्या देखते हो, सरसों, सरसों आपने भी देखा होगा, उसका जो फूल है वो पीले रंग का होता है। तो उसके बारे में कल्पना करते हुए कवि क्या कहते हैं कि सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, सयानी का मतलब होता है चतुर, होशियार, और उसके आगे क्या कह रहे हैं, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। तो सरसों के जो फूल होते हैं वो पीले कलर के होते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सरसों के फूल को देख के लग रहा है कि वो सयानी हो गई है, मतलब बड़ी हो गई है, और उसे देख के लग रहा है कि उसके पीले रंग को देख के लग रहा है जैसे उसने अपने हाथ पीले कर लिए हो। हाथ पीले करने का मतलब होता है ब्याह करना, कि जब लड़की बड़ी हो जाती है, चतुर हो जाती है, एक एज जब हो जाता है विवाह करने के लायक, तो उसका विवाह कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कवि ने सरसों को कहा है कि सरसों को देख के भी लग रहा है कि वो सयानी हो गई है, और उसके पीले रंग से ऐसा देख के लग रहा है मानो जैसे वो शादी के लिए तैयार हो गई है, उसके हाथ पीले कर दिए हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, ब्याह मंडप पे पधारी, की विवाह के लिए वो अपने ब्याह मंडप में पधार चुकी है। अब आगे, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। तो आप देखेंगे कि जो सरसों के फूल है वो फागुन मास में दिखाई देते हैं। तो बोल रहे कि फाग गीत, फागुन के महीने में फाग गीत गाया जाता है। तो बोल रहे हैं कि फाग गाते हुए फागुन का महीना ऐसे लग रहा है जैसे कि प्रकृति का स्वयंवर हो रहा हो। स्वयंवर मतलब वही विवाह हो रहा हो। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और अंचल का मतलब होता है आंचल। तो
प्रकृति की सुंदरता देख के लग रहा है कि प्रेम का आंचल जो है वो अपने हिलोरे ले रहा हो ये प्रकृति। तो प्रकृति का ऐसा सौंदर्य देख के मन क्या है, प्रफुल्लित हो उठता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। यहाँ पे जो लाइन दी हुई है वो यहाँ पे डबल लाइन दे दी है। यहाँ से पढ़ेंगे हम कि प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। विजन का मतलब होता है निर्जन शांत जगह। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि फागुन मास का महीना है, सरसों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे विवाह का मौसम है, और ऐसा लग रहा है प्रकृति के इस सुंदरता को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वयंवर हो रहा हो, और प्रकृति का जो प्रेम का अंचल है वो हिलोरे ले रहा है इस निर्जन जगह में। और ये जो निर्जन जगह है ये यहाँ प्रकृति के सौंदर्य को देख के ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना व्यापारिक नगर, जहाँ पे मोटर गाड़ी शोर शराबे होते हैं। तो ये सब जगह से दूर इस निर्जन क्षेत्र में प्रेम से भरी हुई जो ये भूमि है वो उपजाऊ अधिक है। उपजाऊ मतलब जहाँ पे फसलें अच्छी होती है। तो कवि का ये कहना है कि जो व्यापारिक नगर होते हैं जहाँ शोर शराबा मोटर गाड़ी ये सारी चीज़ें होती है, तो उस जगह से दूर यहाँ की जो भूमि है यहाँ प्रेम संचित है, और इसी प्रेम रूपी जो भूमि है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। अब आगे कवि और क्या देखते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया है। और पैरों के तले है एक पोखर, पोखर का मतलब होता है तालाब, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। अब कवि ने यहाँ पे फसलों के बारे में तो बता दिया, और वहाँ की भूमि के बारे में भी उन्होंने बता दिया है ना, अपनी कल्पना कर लिया और देख के वहाँ की सुंदरता को देख के अब यहाँ पे वो गांव की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि और पैरों के तले है एक पोखर, मतलब पैरों के तले जैसा हमारा जो शरीर है, शरीर का नीचे वाले भाग में हमारा पैर है, तो उसी तरह से गांव के आखिरी छोर में, कहने का मतलब वही है कि एक पोखर है, एक तालाब है, उठ रही इसमें लहरियाँ। आपने भी तालाब देखा होगा, जब हवा चलता है तो जो जल है उनकी जो लहरें हैं वो धीरे धीरे उठती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उसमें लहरियाँ उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। और उसके पास में जो भूमि है उसमें घासें हैं, है ना, तो वो भी हवा के कारण वो भी लहराते हुए नजर आ रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँखों को है चकमकाता। वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो जल है वो साफ सुथरा है, और चांदी के बड़े गोल खंभे के जैसा वो दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे आँख को चौंधिया रहा है। जैसे अचानक से बहुत ही हैवी यानी बहुत ही भारी भरकम प्रकाश हमारी आँखों को दिखाई दे तो हमारी आँखें जो है वो जगमगा जाती है। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत स्वच्छ है, और किस तरह से दिख रहा है, एक चांदी का बड़ा गोल खंभा जैसा, क्योंकि प्रकाश पड़ रहा है उस पर, इसलिए वो जगमगाता हुआ नजर आ रहा है कहीं पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। वो कह रहे हैं और इनके किनारे के जो पत्थर हैं उनको देख के ऐसा लगता है जब हवा चलती है तो जो पानी की लहरें हैं वो पत्थर से टकराती हुई नजर आती हैं। तो कवि इनको देख के ऐसा कह रहा है कि ये पानी की लहरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपनी प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन ना जाने वो अपनी कब की प्यास बुझा रहे हैं, क्योंकि बार बार वो है तालाब के किनारे जो जल है वो पत्थरों से बार बार टकरा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ना जाने वो अपनी कब की प्यास को बुझा रहे हैं। अब आगे हैं, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। अब कह रहे हैं कि यही तालाब में ही एक बगुला नजर आ रहा है जो चुपचाप खड़ा है, और उसकी जो टांगे हैं वो जल में डूबी हुई है। जैसे आप यहाँ पे चित्र में भी आप देख रहे हो, ये बगुले का चित्र है, और इसकी टांगे देखिए ना आप कितनी लंबी होती है। तो जल में डुबाए हुए खड़ा है, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहता है। जैसे ही देखते ही मीन चंचल, मीन का मतलब होता है मछली, चंचल जो स्वभाव होता है उसे कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही मछली को वो जल में इधर उधर देखता है तो ध्यान निंद्रा त्यागता है। तो उसका जो ध्यान है ऐसा लगता है कि वो सोया हुआ है, लेकिन तुरंत अपने जो सोने का है वो उसे त्याग देता है, अपनी निंद्रा को त्याग देता है, और चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। मछली को वो अपनी चोंच में
दबा देता है और अपने गले में डाल देता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। अब वो बोल रहे हैं कि एक काले माथे, जिसका माथा जो है वो काले रंग का है, वो चतुर चिड़िया, और उसके श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, और उसके जो पंख हैं वो श्वेत सफ़ेद कलर के हैं, तो झपाटे मार रही है। टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया है जिसके पंख जो है वो श्वेत कलर के हैं, सफ़ेद कलर के हैं, और वो आकाश में उड़ते रहती है, दूर आकाश में, लेकिन उसकी जो नज़रें होती है वो कहाँ रहती है? जल पे, जल में मछली पे, कि अगर अचानक से कोई मछली ऊपर जल में दिखाई देती है तो ये अपने पीले रंग के चोंच में दबा के वो तुरंत आकाश में उड़ जाती है। यहाँ पे लिखा है ना, उजली चटुल मछली चोंच पीली में, तो इसे याद रखिएगा कि जो पक्षी है उसका जो माथा है वो काले रंग का है, पंख जो है वो सफ़ेद रंग का है, और उसकी जो चोंच है वो पीले रंग की है। तो ये आकाश में उड़ते रहती है। जैसे ही ये जल में मछली को देखती है तुरंत मछली को अपनी चोंच में दबा के फिर से आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। तो यहीं पे तालाब के पास ही ऊंची ऊंची भूमि है, मतलब मेड़ नीचे ऊपर। आप गांव गए होंगे तो देखे होंगे कि इस तरह से तालाब के आसपास का जो जगह है वो ऐसा रहता है, और यहाँ पे रेल की पटरी ही दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रेन का टाइम नहीं है, कि जब कभी वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ का दृश्य का वर्णन जब कर रहे थे, तो उस समय शायद ट्रेन का समय नहीं हुआ था कि उस पटरी पे वो ट्रेन को देख पाते। कवि आगे कहते हैं, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, कवि कह रहे हैं। यहाँ पे इस पद में अब कवि अपने विचार व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद हूँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से यहाँ पे विचरण कर रहे हैं, और विचरण करते हुए यहाँ का वो वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। चित्रकूट वहाँ एक जगह का नाम है। चित्रकूट, अनगढ़ का मतलब होता है प्राकृतिक। तो ये बोल रहे हैं कि चित्रकूट के आसपास फैली हुई ये कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो प्राकृतिक रूप में बहुत सुंदर दिखाई देती है, वो दूर दूर तक फैली हुई है। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक इनका विस्तार पूरी जगह पे है, ऐसा कवि कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो इन पहाड़ियों के आसपास की जो भूमि है वो बंजर है, और इस बंजर भूमि पे रीवा के पेड़, आपने बबूल का पेड़ देखा होगा जो कांटेदार होता है, तो ये रीवा के पेड़ भी लगभग बबूल के पेड़ के जैसा ही होता है, जिसका कोई विशेष आकृति नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कांटेदार कुरूप, जिसकी कोई आकृति नहीं होती, सुंदर नहीं होती, तो यही है, बबूल के पेड़ जैसा ही लगभग दिखता है। तो इस पहाड़ी के आसपास जो भूमि है उस भूमि पर पूरी जगह पे ये रीवा के पेड़ फैले हुए हैं, जिनकी कोई भी विशेष आकृति नहीं है। कवि यहाँ पे प्रकृति की सुंदरता का चित्रण वर्णन तो उन्होंने किया ही है, लेकिन अब इस आगे के पद में वो पक्षियों की आवाज़, उनके कलरव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टे 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 टे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इस प्रकृति के इस सुंदर वातावरण में, बहुत ही आनंदित वातावरण में, वृक्षों पे बैठे हुए सुग्गा का मतलब होता है तोता, तो तोते की टे टे की जो मधुर ध्वनि है उससे वातावरण गूंज रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टीरंटो टीरंतो। सारस आपने देखा होगा, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो क्या होती है? टीरंटो टीरंतो। और तोते का आवाज़ तो आप जानती हैं, टे 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 करता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि और दूसरी तरफ इस नीरवता, मतलब इस शांत वातावरण को भेदता हुआ, ये लिखा है ना, वन स्थली का हृदय चीरता। वन में आप जाते हैं तो वो जगह शांत होती है, तो उस शांत जो स्थल है, नीरवता है, उसके हृदय को चीरता हुआ किसका स्वर सुनाई देता है? सारस का, टीरंटो का स्वर सुनाई देता है। और इस स्वर को सुन के कवि के मन में जो उठता है विचार, वो यहाँ पे आगे कवि कह रहे हैं कि मन होता है उड़ जाऊं मैं
पर फैलाए सारस के संग जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो इनकी आवाज़ को सुन के कवि कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा विचार होता है कि मैं भी, काश मेरे भी पंख होते और पंख फैलाकर मैं भी इन पक्षियों के साथ उड़ जाता और क्या करता। पर फैलाए सारस जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। जुगुल, जुगुल का मतलब होता है युगल, मतलब दो जो एक साथ जुड़े हुए हों। तो यहाँ हरे भरे खेतों के बीच जहाँ पे ये युगल हो, वहाँ चुपचाप वे उनकी प्रेम कथा का श्रवण करें, मतलब सुने। किसके? सारस की जो जोड़ी है ना, उनके साथ मैं भी उड़ जाऊं और हरे खेत में इन जोड़ी के बीच में मैं भी बैठूं और चुपचाप क्या सुनूं, इनकी प्रेम कहानी को मैं सुनते रहूं। इस तरह से कवि यहाँ पे चंद्रगहना जो गांव है वहाँ से वापस लौटते समय जब वो अकेले खेत की मेड़ पे बैठते हैं, तो वहाँ उन्हें जो जो चीज़ें वहाँ आसपास नज़र आती है, दिखाई देती है, तो उनका प्राकृतिक वातावरण, वहाँ के फसलों, लहलाते फसल की सुंदरता का उन्होंने ऐसा वर्णन किया है और मानवीकरण सहित यहाँ पे उन्होंने इन प्राकृतिक सुंदरताओं का वर्णन वहाँ किया है। मुझे लगता है अगर आपने इस कविता का अर्थ अच्छे से समझ लिया है तो इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। इस पाठ से ऑब्जेक्टिव टाइप और लघुत्तरीय प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और इस पाठ में केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन परिचय से भी हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आपको इस कविता की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।